नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज हम बात करेंगे 1991 के उन ऐतिहासिक सुधारों की जिन्होंने लाइसेंस राज की बेड़ियों को तोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अनलॉकिंग द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले समझते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का असली मतलब क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह सरकार के कड़े नियंत्रण को हटाकर बाजार की ताकतों यानी डिमांड और सप्लाई को आज़ादी देना है। यहाँ तीन मुख्य शब्द हैं जिन्हें आपको समझना होगा। डिलाइसेंसिंग, पहले बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब आपको उत्पादन की आज़ादी मिली। डी कंट्रोल, सरकार अब चीजों की कीमतें तय नहीं करती थी, बाजार को कीमत तय करने की आजादी मिली। डिरेगुलेशन, कंपनियों के आकार और उनके विस्तार पर लगे कैप्स हटा दिए गए, अब कंपनियां अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ सकती थी। कानून में एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। भारत के लिए 1991 का संकट वही आवश्यकता थी। द ब्रेकिंग पॉइंट, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स गिरकर सिर्फ $2.2 बिलियन रह गया था, इतना कम कि हम सिर्फ 2 हफ्ते का आयात इंपोर्ट्स कर सकते थे। द कंडीशनल लाइफलाइन, हमें IMF और वर्ल्ड बैंक से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन यह मदद मुफ्त नहीं थी। उन्होंने कंडीशनैलिटीज, शर्तें रखीं, जैसे वित्तीय घाटा कम करना, व्यापार बाधाएं हटाना और घरेलू एकाधिकार मोनोपोलीज को खत्म करना। अब एक सिस्टम अपग्रेड की तुलना देखिए, 1991 से पहले और बाद का भारत। एंट्री रूल्स, पहले 17 मुख्य उद्योग सिर्फ सरकार के लिए आरक्षित थे, अब सिर्फ 3 क्षेत्र एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, स्पेसिफाइड मिनरल्स ही सरकार के पास हैं। फॉरेन कैपिटल, विदेशी निवेश FDI के रास्ते खोल दिए गए। ट्रेड बैरियर्स, पहले आयात शुल्क इंपोर्ट टैरिफ्स 57% जैसे ऊंचे स्तर पर थे, जिन्हें घटाकर 10% से भी कम कर दिया गया। एक्सचेंज रेट्स, अब रुपया बाजार की गतिविधियों के अनुसार अपनी कीमत तय करने लगा, न कि सरकार के आदेश पर। नई आर्थिक नीति 3 स्तंभों पर टिकी है। LPG, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण नियमों में ढील देना। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, सरकारी संपत्तियों का स्वामित्व और प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंपना। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के साथ जोड़ना, चाहे वो तकनीक हो, पूंजी हो या व्यापार। सीमाओं को तोड़ने का क्या असर हुआ? टैरिफ स्लाइसिंग, 1991 में जो ड्यूटी 57% थी, वह 2018 तक गिरकर 5% रह गई। इससे हमारी इंडस्ट्री ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार हुई। कैपिटल इनफ्लो, 1991 में जो विदेशी मुद्रा भंडार $2.2 बिलियन था, वह 2019 तक $477 बिलियन के पार पहुंच गया। यह है विदेशी निवेश और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की ताकत। सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था एक रॉकेट की तरह उड़ी। हम 3.5% की सुस्त हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से निकलकर 2000 से 2018 के बीच औसतन 7.5% की दर से बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है, द ग्रेट सेक्टरल माइग्रेशन। टर्टरी सर्विसेज एक्सप्लोड्स, सर्विस सेक्टर IT, BPO 1990 के 44% से बढ़कर 2012 तक GDP का 57% हो गया। प्राइमरी एग्रीकल्चर श्रिंक्स, खेती का हिस्सा 29% से गिरकर करीब 14.6% रह गया। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेट्स, मैन्युफैक्चरिंग 24 से 28% पर ही अटक गई।
भारत ने फैक्ट्री फ्लोर को छोड़कर सीधे सर्वर रूम का रास्ता चुना। अब एक गंभीर कानूनी और आर्थिक पहलू, जॉबलेस ग्रोथ का विरोधाभास। जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन रोजगार, एम्प्लॉयमेंट उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। कृषि में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 0.85 से गिरकर 0.01 रह गई। ऐसा क्यों हुआ? कैपिटल इंटेंसिव शिफ्ट, कठिन श्रम कानूनों, लेबर लॉज के कारण निजी क्षेत्र ने मजदूरों की जगह मशीनों, ऑटोमेशन को प्राथमिकता दी। कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर, कंपनियों ने परमानेंट कर्मचारियों के बजाय कॉन्ट्रैक्ट या कैजुअल लेबर को रखा ताकि अनुपालन लागत, कंप्लायंस कॉस्ट्स कम हो सके। एक और जटिलता है क्षेत्रीय विभाजन। द फास्ट लेन, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री तटों के कारण सारा निवेश खींच लिया। द स्लो लेन, बिमरू राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक नीतियों और संरचनात्मक कमियों के कारण पीछे रह गए। सुधारों ने अमीरी तो लाई, लेकिन वह बराबर नहीं थी। सबसे अमीर 10% भारतीयों की संपत्ति का हिस्सा 1991 के 34% से बढ़कर 2020 तक 56% हो गया। स्कोरकार्ड, सर्विस सेक्टर में एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई, लेकिन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग रोजगार पैदा करने में पीछे रहे। अंत में उदारीकरण ने भारत को बचाया और उसे ग्लोबल पावर बनाया, लेकिन फ्री मार्केट अकेले सारी समस्याओं का हल नहीं है। हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है? ह्यूमन कैपिटल, शिक्षा और कौशल, स्किल ट्रेनिंग में सुधार। मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल, श्रम कानूनों में सुधार ताकि रोजगार बढ़े। बैलेंस्ड अर्बनाइजेशन, विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रखकर छोटे शहरों तक पहुंचाना। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।